पाकिस्तान ने भारत के जेट विमान मार गिराए हैं। ब्लूमबर्ग टीवी के सामने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने स्वीकार कर लिया है कि जेट विमान गिराए गए हैं। संख्या नहीं बताई उन्होंने, कितने विमान गिराए गए इस सवाल को महत्वपूर्ण नहीं माना। उनके इंटरव्यू की व्याख्या होगी कि उन्होंने विमान गिराए जाने से ज्यादा इस पर क्यों जोर दिया कि गिराए जाने के बाद इसका जवाब वायुसेना को कवर करने वाले दक्ष पत्रकार ही दे सकते हैं। कोई भी इस इंटरव्यू को ध्यान से सुन रहा होगा तो पूछना चाहेगा कि उन 2 दिनों में क्या हुआ, उस जेट विमान के गिराए जाने का तुरंत क्या असर पड़ा, किस तरह का खतरा दिखाई देने लगा, लेकिन क्या बातचीत हुई है उसका अंश बता सकते हैं। अमीन पूछती हैं कि जनरल, एक सवाल का अभी भी जवाब नहीं आया है कि पाकिस्तान ने भारत का कोई जेट गिराया है या नहीं, क्या आप कंफर्म करेंगे? सीडीएस जनरल चौहान कहते हैं, मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि जेट गिरा दिया गया, बल्कि यह है कि क्यों गिरा दिया गया। जो महत्वपूर्ण है वह यह कि क्यों गिरे और बाद में हमने क्या किया। भारत का जेट विमान गिराया गया, इसकी जानकारी विदेश की धरती से आ रही है, सिंगापुर से आ रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत अब मान गया है कि उसने जंग के दौरान काफी सारे फाइटर जेट पाकिस्तान के हाथों खो दिए हैं और दोस्तों इनके सीडीएस ने सिंगापुर में जाकर बयान दिया है। यानी इतनी कंफ्यूजन है कि भारतीयों को पता ही नहीं चल रहा कि उनके मुल्क में हो क्या रहा है। दोस्तों एक आर्मी का जनरल जाकर सिंगापुर में कहता है कि हमारे फाइटर जेट तबाह हुए हैं, उसके बाद हमने 2 दिन तक अपनी एयरफोर्स को उड़ाया ही नहीं था। दोस्तों मैंने आपको उस वक्त कहा था, आपको वीडियो याद होगी, भारतीय एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया गया है। दोस्तों उसके बाद फिर 2 दिन के बाद इन्होंने अपने फाइटर जेट को उड़ाया था। यानी इनकी एयरफोर्स 2 दिन ग्राउंड थी और पाकिस्तान उस वक्त चाहता तो पूरे के पूरे हिंदुस्तान में बमबारी खतरनाक किस्म की कर सकता था, लेकिन हमने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया था और हमारी एयरफोर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया था। हिंदुस्तान को देखिए कि हिंदुस्तान ने फिर जब थोड़ा सा संभला, इसने फिर हमारी एयर बेसिस पर अटैक किया और फिर हमने ऑपरेशन बुनियानुल मनसूस में सारी की सारी कसर दोस्तों निकाल दी और भारत को नेस्तो नाबूद कर दिया था। भारत में अब राफेल की कंफर्मेशन आ गई है और उसके बाद दोस्तों एक तूफान आया हुआ है। पाकिस्तानी एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय करना बनता भी है क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ी विक्ट्री हासिल की है और विक्ट्री दोस्तों मनाने का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। दोस्तों आगे भी आपको सुनाता हूँ, मुलाजा करें। इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद और पूर्व पत्रकार सागरिका घोष ने भी सवाल पूछा है कि इस पर इंटरनेशनल मीडिया क्यों रिपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहले भारत की संसद से, भारत के मीडिया से सूचना साझा की जानी चाहिए, लेकिन भारत के गोदी मीडिया ने तो इस सवाल पर चुप्पी ही साध ली, कभी पूछने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। इस सवाल को लेकर रिपोर्टिंग विदेशी मीडिया में ही हो रही थी तो उन्हें सवाल का जवाब मिल गया, भले पूरा ना मिला हो, लेकिन इस पर चुप्पी तो उन्हीं के कारण टूटी है। ब्लूमबर्ग के अलावा रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने रॉयटर्स को भी इंटरव्यू दिया है। रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए सीडीएस जनरल चौहान ने कहा है कि 7 तारीख को शुरुआती फेज में कुछ नुकसान हुए, लेकिन गिनती वो मायने नहीं रखती। रॉयटर्स का जवाब ब्लूमबर्ग के जवाब से कुछ अलग है। अब सवाल है कि उन 2 दिनों में क्या हुआ, जब जेट गिरा तब क्या हुआ, इसका भी अलग से जवाब मांगा जाएगा। रक्षा विषयों के जानकार सुशांत सिंह ने एक्स पर लिखा है, सीडीएस के इंटरव्यू के अनुसार भारत की वायुसेना ने 2 दिनों तक उड़ान नहीं भरी। क्या वे रफाल की बात कर रहे हैं? यह क्लियर नहीं है। रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग का इंटरव्यू का हिस्सा वायरल है, एक्स पर खूब शेयर किया जा रहा है। रक्षा प्रमुख सिंगापुर में यह इंटरव्यू दे रहे हैं, शंगरीला डायलॉग में बोलने के लिए गए हैं। रक्षा मामलों को कवर करने वाले खांटी पत्रकार इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। खांटी शब्द का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि इन्हें पता होता है कि ऐसे कबूलनामे का क्या मतलब होता है। द हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने एक्स पर लिखा है कि सीडीएस कहते हैं कि सेना के लिए यह देखना महत्वपूर्ण था क्यों भारत का जेट गिरा है। सरकार के लिए अब जरूरी हो जाता है कि वह ज्यादा सूचनाओं को साझा करे और ट्रोल के लिए जरूरी हो जाता है कि इसकी रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को टारगेट करना बंद करे। सुहासिनी हैदर द हिंदू की पत्रकार हैं। इसी अखबार की पत्रकार विजेता सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की अगली सुबह 8 मई को विमानों के मलबे की एक तस्वीर साझा की, लेकिन उन पर सब टूट पड़े। विजेता सिंह ने उन तस्वीरों को डिलीट कर दिया। ट्रोल विजेता सिंह पर इस तरह से टूट पड़े कि बहुत सारे पत्रकार इस खबर से पीछे हट गए, यहां तक कि द हिंदू अखबार ने खेद जता दिया और रिपोर्ट ही डिलीट कर डाली। द हिंदू ने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय विमान के बारे में हमने अपना पहला पोस्ट डिलीट कर दिया है। भारत की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, इसलिए हमने अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। हमें अफसोस है कि पाठकों को इसे लेकर भ्रम हुआ होगा। हिंदू ने एक तरह से माफी मांग ली। अपनी रिपोर्टर की रिपोर्ट से पीछे हट गया अखबार। कितना टफ है इस समय में रिपोर्टर होना। जब विजेता सिंह को ट्रोल किया गया तब उन पत्रकारों ने भी कुछ नहीं
नहीं कहा जो उनका इंटरव्यू करके अपने चैनल का टाइम भरते हैं। अब जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने स्वीकार कर लिया है कि जेट विमान गिरा है, तब हिंदू अखबार क्या करेगा? क्या सही खबर के लिए माफी मांगने पर माफी मांगेगा? यह भी एक रिकॉर्ड होगा, सही खबर छाप कर भी माफी मांगने का रिकॉर्ड। हम एक बार फिर से बता दें कि भारत का कितना जेट विमान गिरा है, इस बारे में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नंबर महत्वपूर्ण नहीं है, रॉयटर्स को कहते हैं। तो क्या यह माना जाए कि उन्होंने संख्या के बारे में अभी भी निश्चित तौर पर या अंतिम तौर पर कुछ नहीं कहा? नंबर महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन नंबर तो हो सकता है, 1, 2 या 3 या कुछ भी, उसे महत्वपूर्ण ना माना जाए, लेकिन विमान की संख्या बतानी तो चाहिए। उन्होंने नंबर क्यों नहीं बताया? संख्या को लेकर भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सवाल उठ रहे हैं। सीडीएस जनरल चौहान ने यह नहीं कहा कि 6 विमान गिरे हैं, इसे तो उन्होंने पूरी तरह गलत बता दिया। क्या उन्होंने एक जेट विमान के गिराए जाने को स्वीकार किया? यह भी साफ नहीं, केवल इतना कहा कि जेट गिरा है। कितना गिरा है पता नहीं। यह सवाल इसलिए कर रहा हूं कि 30 मई को पत्रकार आदेश रावल के पॉडकास्ट में बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया 5 फाइटर प्लेन गिराए गए। उनसे पूछा गया, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे विमान गिरे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जवाब में स्वामी कहते हैं 5 विमान गिरे हैं। चीन के विमान के इस्तेमाल से पाकिस्तान ने भारत के विमान गिराए हैं। वे चीन के विमान की तारीफ करते हैं। रफाल को लेकर भी स्वामी कहते हैं हमारे देश के लिए पर्याप्त नहीं, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, अलग बात है, प्रधानमंत्री मोदी के रहते उस पर जांच नहीं हो सकती। लेकिन सीडीएस जनरल चौहान ने स्वीकार तो कर लिया कि विमान गिरा है। कितना विमान गिरा है यह साफ नहीं, कौन सा विमान गिरा है यह भी साफ नहीं। वायुसेना के प्रमुख ने एक भी प्रोजेक्ट के समय पर पूरे नहीं होने का बयान यूं ही नहीं दिया होगा। कुछ तो है जो धीरे धीरे छनकर बाहर आ रहा है, कुछ इधर से कुछ उधर से निकल रहा है। खैर, स्वामी के पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रफाल विमान का नाम लेकर सवाल उठा दिया था, लेकिन मीडिया इस खबर को हाथ लगाने से बचता रहा। उनका बयान जरूर छपा होगा, लेकिन किसी ने भी उनकी बात को लेकर तूल नहीं दी। इस संबंध में राहुल गांधी ने पहली बार 17 मई को ट्वीट किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने पर पाकिस्तान को सूचना दे दी गई थी कि यह सैन्य कार्रवाई है। उनके इस दावे पर सवाल उठाते हुए राहुल ने ट्वीट किया कि हमारे हमले की शुरुआत पर पाकिस्तान को उसकी जानकारी देना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह माना है कि भारत सरकार ने ऐसा किया। राहुल ने सवाल करते हुए पूछा कि इसकी अनुमति किसने दी, इस वजह से वायुसेना को कितने विमानों का नुकसान हुआ। बाद में जयशंकर ने इसका खंडन किया और कहा कि सूचना हमले के आधे घंटे बाद दी गई, लेकिन कौन सा विमान गिरा, कितने विमान गिरे, इसका जवाब नहीं आया। चर्चा रफाल को लेकर हो रही है। विमान गिराए जाने की चर्चाएं और खबरें जब तब यहां वहां से आ जा रही हैं। ब्लूमबर्ग की पत्रकार हसलिंदा अमीन ने रफाल का नाम लेकर सवाल नहीं पूछा, जेट का लेकर पूछा तो जेट को लेकर ही जवाब आया। इसके लिए उनके बयान पर हंगामा तो है, लेकिन अभी बहुत कुछ साफ होना बाकी है। जिस तरह से सीडीएस जनरल चौहान ने साफ साफ कहा कि 6 विमान गिराए जाने की बात पूरी तरह गलत है। अगर रफाल को लेकर सवाल पूछा जाता तब पता चलता कि वे रफाल के गिराए जाने की बात स्वीकार करते हैं या नहीं। पश्चिम मीडिया की इस खबर में दिलचस्पी रफाल के कारण लग रही थी। वह इसकी तुलना चीन के विमान की क्षमता से कर रहा था। अगर रफाल नहीं होता तो क्या पश्चिम का मीडिया इसकी रिपोर्टिंग में इतनी दिलचस्पी लेता? यह भी एक सवाल है। उसने अपने विश्लेषणों में लिखना शुरू कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा टकराव अमेरिका और चीन के बीच होने वाले टकराव का परीक्षण जैसा है। इसे 2 परमाणु देशों के बीच अब तक के सबसे गंभीर वायु टकराव के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिमी मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया कि दुनिया भर के विदेश मामलों के जानकार इस बात को मान रहे हैं कि एक समय आएगा जब अमेरिका और चीन ताइवान के मुद्दे पर एक दूसरे के आमने सामने हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के टकराव ने चीन की रक्षा प्रणाली और तकनीक को अमेरिका के सामने उजागर कर दिया है। ब्लूमबर्ग के इस इंटरव्यू के बाद कांग्रेस महासचिव की प्रतिक्रिया भी ध्यान से देखनी चाहिए। उन्होंने सीधे सीधे जांच की बात नहीं की, बल्कि एक पुरानी घटना और रिपोर्ट का हवाला दिया। आप गौर से समझिए कि इस मामले में विपक्ष और सरकार किस भाषा में बात कर रहे हैं और किस बात पर चुप हो जा रहे हैं। जयराम रमेश लिखते हैं कि 29 जुलाई 1999 को करगिल युद्ध समाप्त होने के महज 3 दिन बाद वाजपेयी सरकार ने देश के सामरिक मामलों के विशेषज्ञ के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में करगिल समीक्षा समिति गठित की, जिनके पुत्र आज भारत के विदेश मंत्री हैं। इस समिति ने 5 महीने बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट, जिसका शीर्षक था फ्रॉम सरप्राइज टू रेकनिंग, इस रिपोर्ट को आवश्यक
आवश्यक संशोधनों के बाद 23 फरवरी 2000 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई थी। क्या मोदी सरकार अब सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा किए गए खुलासे के मद्देनजर वैसा ही कोई कदम उठाएगी? सवाल तो सही है कि अब जब रक्षा प्रमुख ने स्वीकार कर लिया कि जेट गिरा है तो इसका जवाब आना चाहिए, कौन सा जेट गिरा, जब कमियों को ठीक किया गया उन 2 दिनों में क्या हुआ, जेट विमान कौन सा था? अब यह सवाल फिर से सक्रिय रूप से पूछा जाना चाहिए। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दुनिया भर के अखबारों में विमान गिराने और रफाल गिराने की बात को लेकर कई सारे खबरें छपी। सवालों में रफाल का नाम ही आया। 29 मई को द वायर में भी खबर छपी कि रफाल कंपनी यह जानना चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर में रफाल विमानों के साथ क्या हुआ। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अभी तक परिस्थिति साफ नहीं हुई है और फ्रांस अलग अलग बयानों को समझने का प्रयास कर रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि हमारे लिए रफाल का मामला सबसे जरूरी है, हम समझना चाहते हैं क्या हुआ है और इसलिए हम अपने भारतीय पार्टनर से संपर्क बनाए हुए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि रफाल 20 साल से काम में लिया जा रहा है। अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई विमान गिरा है तो यह पहली बार होगा कि विमान गिरा है। यह बहुत बड़ा सवाल है, क्या भारत का कोई लड़ाकू विमान मार गिराया गया और यह विमान रफाल था? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किश्तों में आता जा रहा है। पहले कहा गया समय आने पर बताएंगे, फिर कहा गया युद्ध में नुकसान हो जाता है, उसके बाद कहा गया हमारे सभी पायलट सुरक्षित वापस आ गए। 8 मई को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा समय आने पर आपके साथ आधिकारिक सूचना साझा की जाएगी। उसके बाद 11 मई की शाम को सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें द हिंदू के ही पत्रकार दिनाकर पेरी एयर मार्शल ए के भारती से सवाल पूछ देते हैं, क्या हमारी सेना को हुई क्षति के बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं? हमारा कितना नुकसान हुआ है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हमारे नुकसान के बारे में काफी कुछ छप रहा है। रफाल के बारे में भी पाकिस्तान दावा कर रहा है रफाल गिराया गया। क्या आप इन सवालों का जवाब देकर स्थिति साफ कर सकते हैं? हिंदू के पत्रकार दिनाकर पेरी पूछते हैं। जवाब में एयर मार्शल ने इन अफवाहों को नकारा नहीं, इन सवालों को नकारा नहीं, खंडन नहीं, मगर स्वीकार भी नहीं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान नुकसान होता है, मगर यह देखना जरूरी है कि क्या हमने अपने उद्देश्य को हासिल किया। And losses are a part of combat. इस वार्ता से एक रात पहले यानी 10 मई की रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान ने रफाल विमान गिरा दिया। रफाल को लेकर सबसे पहले CNN में एक खबर छपती है। 7 मई की सुबह 7:45 बजे छपी इस अपडेट में एक पाकिस्तानी अधिकारी का बयान छपा कि पाकिस्तान ने भारत की 3 रफाल विमानों को गिरा दिया है। यानी ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के कुछ घंटे के भीतर ही रफाल जेट के गिरने की पहली खबर आती है। इसके कुछ घंटे बाद CNN ऑपरेशन सिंदूर पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करता है। इसमें ऑपरेशन की जानकारी दी जाती है, मगर रफाल के बारे में केवल एक लाइन में कहा जाता है कि पाकिस्तानी सूत्रों ने यह कहा है कि 3 रफाल गिराए गए। CNN अपनी एक और रिपोर्ट में यह भी कहता है कि फ्रांस के अधिकारी इस बारे में जांच कर रहे हैं कि क्या एक से अधिक विमान गिराए गए। इस समय तक विमान बनाने वाली कंपनी या फ्रांस की सेना की ओर से कोई बयान नहीं आया था। कोई भी CNN की इस रिपोर्ट को हाथ तक नहीं लगाता है। PIB भी फैक्ट चेक और फेक न्यूज का ठप्पा नहीं लगाती है। द वायर वेबसाइट ने CNN की रिपोर्ट जारी होने के 12 घंटे बाद इस खबर के आधार पर अपनी वेबसाइट पर एक खबर प्रकाशित, मगर अचानक ही सरकार के आदेश के चलते इसकी पूरी वेबसाइट को इंटरनेट से हटा दिया गया। द वायर की वेबसाइट जब इस आदेश को चुनौती दी गई तब सामने आया कि वायर पर छापी गई इसी खबर के कारण वेबसाइट को छिपा दिया गया था। इस शर्त पर वेबसाइट को वापस चालू किया गया कि रफाल वाली खबर को हटाया जाए। वायर ने शर्त मान ली और अभी उसकी वेबसाइट चल रही है, मगर संस्थापकों ने इस बात पर कड़ी आपत्ति दर्ज की कि इस तरह से किसी खबर को रोकना प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ है। लेकिन रक्षा मामलों के पत्रकार इस सवाल से जूझते रहे कि सेना प्रमुख ने रफाल को लेकर सीधे सीधे खंडन क्यों नहीं कर दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स के 11 मई की इस रिपोर्ट में वायुसेना का बयान ज्यों का त्यों छाप दिया गया, उस पर अलग से कोई टिप्पणी नहीं की गई। इसी समूह के हिंदी अखबार हिंदुस्तान में एक दूसरे एंगल से रिपोर्ट छापी जाती है। 12 मई को छपी इस खबर में अखबार बताता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान रफाल बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन के शेयर रॉकेट की तेजी से बढ़ने लगे, मगर अब इनमें गिरावट देखी जा रही है। अखबार लिखता है कि राफेल के गिराए जाने की खबरों के कारण इस कंपनी का शेयर गिर रहा है। तो आपने देखा, इस पूरी प्रक्रिया को देखिए, कैसे कैसे जवाब आ रहा है, कैसे कैसे इसकी खबरें यहां वहां से छप रही हैं। विदेशी मीडिया में लगातार इसे लेकर विश्लेषण छपते रहे, यहां तक कि सूत्रों के हवाले से भी भारतीय पत्रकारों ने इस पर ठीक से रिपोर्ट
रिपोर्ट नहीं किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के इस इंटरव्यू के बाद फिर से यह सवाल उठने लगा है, जो जेट गिरा है वो कौन सा था, उसका नाम क्या है। ऐसी खबरों को हड़बड़ा कर नहीं करना चाहिए। हमने बहुत धीरज रखा, इसलिए हमने इस सवाल पर अलग से कोई पूरा वीडियो नहीं बनाया, बल्कि जैसे जैसे सवाल आते गए अपने अलग अलग वीडियो में शामिल करता चला गया। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल आया था, तब भी पूरा वीडियो नहीं बनाया, लेकिन इसे जरूर नोट किया कि क्यों इस सवाल का साफ साफ खंडन नहीं किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों कहा गया कि युद्ध में नुकसान तो होता है, तो क्या किसी को ठीक से पता था कि यह खबर हमेशा के लिए छिपाई नहीं जा सकती है। इसलिए पहले दिन से साफ साफ इनकार मत करो, लेकिन स्वीकार भी मत करो, बस कहते रहो कि नुकसान होता है। पायलट वापस आ गए। यहीं पर एक पत्रकार को भाषा के आर पार जाकर देखना होता है और सही समय आने तक के लिए अपनी खबर को छोड़ देना होता है, या जोखिम उठाते हुए खबर लिख देनी पड़ती है। मगर जोखिम उठाने के लिए एक शर्त, ऐसी खबरों की समझ होनी चाहिए कि एक लड़ाकू विमान के गिरा देने से युद्ध पर क्या असर पड़ता है। रक्षा प्रमुख के इंटरव्यू के बाद अलग से वीडियो बना रहा हूं, जो आप देख रहे हैं पहली बार, क्योंकि विमान का गिरना केवल एक विमान के गिरने की खबर नहीं, इसका रक्षा कवच पर क्या असर पड़ता है, बात वहां तक जाएगी और उसे बताने की समझ भी होनी चाहिए। वही बता सकता है जो जंग के समय की रणनीतियों को ठीक से जानता हो। मैं नहीं जानता। इस एक सूचना से युद्ध की रणनीति बदल जाती है। उम्मीद है इसकी भी जानकारी दिलचस्प होगी जब आएगी। रक्षा प्रमुख ने कहा, अपनी कमियों को ठीक कर 2 दिन बाद पूरी ताकत से हमला किया गया और आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए गए।